नमस्कार दोस्तों। जो पिछली क्लास में जो हमारी चर्चा चल रही थी वो भारत का सामान्य परिचय, ये टॉपिक पर हमारी चर्चा चल रही थी। कुछ जो बातें हैं वो रह गई थी, उसके संदर्भ में बातें कर लेते हैं। जैसे भारत की जो आकृति है वो आकृति कैसी दिखाई देती है, तो भारत की जो आकृति बताते हैं दोस्तों, ये आकृति चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय या विषम चतुष्कोणीय भी कहीं लिखा हुआ मिलता है, और इसके अलावा या फिर पतंगाकार भी बोल सकते हैं। पतंगाकार। उसके बाद में नेक्स्ट एक 8 डिग्री चैनल आता है, एक 9 डिग्री चैनल आता है, एक 10 डिग्री चैनल आता है, एक कोको चैनल आता है, एक ग्रेट चैनल आता है, और एक पाक जल डमरू आता है। जल डमरू। देखो, पहली बात तो चैनल किसे कहते हैं? दो जो जलीय स्थान हैं उनको अलग करने वाले भाग को क्या कहा गया है? चैनल कहा जाता है। ठीक है। 8 डिग्री जो चैनल दो स्थलीय या दो जलीय भागों को अलग करने वाला जो भाग होता है उसी को क्या कहते हैं? चैनल। 8 डिग्री चैनल है ये मिनिकाय को, मिनिकोय भी बोलते हैं, मिनिकाय को मालदीव से अलग करता है। मालदीव से 9 डिग्री चैनल है ये दोस्तों मिनिकाय को लक्षद्वीप से अलग करता है। लक्षद्वीप से। और जो 10 डिग्री चैनल है ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अंडमान को निकोबार से अलग करता है। बाकी इसके बारे में जो चैनल है इसके बारे में जैसे ही हम तटीय प्रदेश और द्वीपीय समूह पर देंगे तब द्वीपीय समूह में विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। कोको चैनल है, यह म्यांमार को भारत से अलग करता है। और ग्रेट जो चैनल है वो इंडोनेशिया को भारत से अलग करता है। इंडोनेशिया को भारत से अलग करता है। और पाक जो जल डमरू है ये भारत को श्रीलंका से अलग करता है। किससे? श्रीलंका से। यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। मैंने अभी तक यही बताया है कि जो राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी है, तो चतुष्कोणीय या फिर इसको बोल सकते हैं पतंगाकार। इसके बाद में मैंने ये कहा कि जो चैनल है 8 डिग्री चैनल ये मिनिकाय को मालदीव से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल है ये मिनिकाय को लक्षद्वीप से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल है ये अंडमान को उनको निकोबार से अलग करता है। कोको चैनल है ये म्यांमार को भारत से अलग करता है। और जो ग्रेट चैनल है ये इंडोनेशिया को भारत से अलग करता है। और पाक जल डमरू है ये भारत को श्रीलंका से अलग करता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो हमारी जो बातें थी, पहला जो टॉपिक था भारत का सामान्य परिचय, वो बातें क्या होती है? कंप्लीट होती है। क्या होती है दोस्तों? कंप्लीट होती है। अब देखो उसके बाद में क्या आता है? दूसरा टॉपिक आता है। और दूसरा टॉपिक कौन सा आता है? तो भौतिक प्रदेश आता है दोस्तों। कौन सा आता है? भौतिक प्रदेश। तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई होगी पहले टॉपिक में ही, यानी भारत के सामान्य परिचय में। यदि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो इससे संबंधित यानी आप जो कमेंट बॉक्स में कुछ भी यानी जो भी कमी है वो कमी यानी आप बता सकते हो कि साहब ये बात है, ये समझ में नहीं आई, तो वो दोबारा समझाई जा सकती है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अब देखते हैं भौतिक प्रदेशों के बारे में। टॉपिक एक है, यानी 1 नंबर जो टॉपिक है वो क्या होता है? कंप्लीट होता है दोस्तों। अब देखो दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं।
अब दूसरा टॉपिक के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो भारत के भौतिक प्रदेश, भारत के भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश। भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। लेकिन जो एनसीईआरटी की जो 9वीं क्लास की बुक है उसके पेज नंबर 9 पर यूँ लिखा हुआ है कि भारत को 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। अब वो 4 कौन कौन से है वो देख लो उच्चावच के आधार पर। नंबर 1 है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। नंबर 2 मध्यवर्ती जलोढ़ मैदानी प्रदेश, मैदानी प्रदेश। नंबर 3 प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, पठारी प्रदेश। और नंबर 4 पे कौन सा आता है? नंबर 4 तटीय प्रदेश, तटीय प्रदेश एवं द्वीप समूह है, द्वीप समूह है। तो यहाँ द्वीप समूह को अलग भी लिखा जा सकता है। इस प्रकार से 5 भौतिक प्रदेशों में भी बांटा जा सकता है, लेकिन ये हम बात कर रहे हैं उच्चावच के आधार पर, यानी भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। अब ये देखते हैं डायग्राम में, देखते हैं डायग्राम में देखते हैं। तो ये वाला जो इलाका है, ये वाला इलाका, ये वाला जो इलाका है दोस्तों, इसको कहा गया है कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ये वाला जो इलाका है इसको बोलते हैं मध्यवर्ती प्रदेश। और ये वाला जो इलाका है इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय प्रदेश। और ये बच गया ये तटीय और तुम्हारा जो द्वीप समूह है वो वाला पोर्शन। तो नंबर 1 ये है, नंबर दूसरा कौन सा है? ये है मध्यवर्ती। नंबर 3 ये प्रायद्वीपीय, और ये इधर वाला जो पोर्शन है और ये इधर जो द्वीप है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 4 में। नंबर 1 उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, नंबर 2 मध्यवर्ती जलोढ़ मैदानी प्रदेश, और नंबर 3 प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, और नंबर 4 कौन सा आता है? तटीय प्रदेश एवं द्वीप समूह। नेक्स्ट, अब एक एक के बारे में हम बातें करते हैं। सबसे पहले आता है हिमालय पर्वतीय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश। देखो दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो यूं कहा गया है कि 7 करोड़ वर्ष पूर्व, 7 करोड़ वर्ष पूर्व जहां टेथिस सागर हुआ करता था, टेथिस सागर, हम बात करते हैं तो यूं आता है कि कार्बोनोफेरिस युग में, यानी संपूर्ण पृथ्वी पर एक महाद्वीप था जिसका नाम पेंजिया था, और जो महासागर था उसका नाम पेंथालासा यानी टेथिस सागर था। पेंजिया के 2 टुकड़े हुए, उत्तरी भाग अंगारा लैंड कहलाया, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। उसके बाद में नेक्स्ट कालांतर में जाकर, यानी यूँ कहते हैं कि जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के जो कुछ भाग हैं, अवशेष हैं, वो टेथिस सागर में जाकर जमा होने लगे। एक दिन कहते हैं कि वो अवशेष इतने अधिक हो गए कि जो जल से बाहर आ गए, तो उसी को यूँ कहा गया कि हिमालय कहा जाता है। लेकिन 7 करोड़ वर्ष पूर्व जहाँ टेथिस सागर था वहाँ आज क्या है? आज वहाँ हिमालय है दोस्तों।
आज वहाँ क्या है? हिमालय। नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं, इस हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो निर्माण तो हुआ है, लेकिन कौन से काल में बताते हैं? तो तृतीय काल में बताते हैं। तृतीय काल यानी बोले तो टर्सरी युग में। कौन से युग में? टर्सरी युग। इस हिमालय के बारे में क्या कहा जाता है? तो इस हिमालय के बारे में कहा जाता है कि यह विश्व की सबसे नवीनतम मोड़दार वल्लित पर्वत श्रृंखला है। पर्वत श्रृंखला है। इसी के बारे में कहा जाता है कि यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसकी दोस्तों जो औसत ऊंचाई बताते हैं, औसत ऊंचाई, वो औसत ऊंचाई कितनी बताते हैं? तो औसत ऊंचाई तो बताते हैं दोस्तों, लेकिन कितनी बताते हैं? तो 6000 मीटर बताते हैं। 6000 मीटर। उसके बाद में नेक्स्ट है, इसकी जो चौड़ाई तो बताते हैं। चौड़ाई कितनी बताते हैं? तो 150 से 500 किलोमीटर तक बताते हैं। यानी जैसे मतलब पूर्व की ओर इसकी चौड़ाई कम है और पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई अधिक है। पूर्व की ओर जहाँ कहीं 150 है, कहीं 200 किलोमीटर है, तो पश्चिम की ओर आते ये 500 किलोमीटर तक हो जाती है। नेक्स्ट है, इसकी लंबाई कितनी बताते हैं? लंबाई तो बताते हैं दोस्तों, लेकिन बताते कितनी है? तो 2400 किलोमीटर बताते हैं। कितनी किलोमीटर बताते हैं? 2400 किलोमीटर। उसके बाद में नेक्स्ट है, इसकी जो आकृति है, आकृति वो कैसी है? तो आकृति बताते हैं वो धनुषाकार बताते हैं। कैसी बताते हैं दोस्तों? धनुषाकार। यूं कहा जाता है दोस्तों कि साहब एक जो यूरेशिया प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट, और एक थी इंडियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट थी और एक इंडियन प्लेट थी। इन दोनों जो प्लेटों के मध्य संचरण हुआ, संचरण का मतलब क्या होता है? टकराव। टकराव हुआ, उस टकराव से हिमालय का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों मामला यहाँ तक होता तो ठीक था। और क्या कहा जाता है इस हिमालय के बारे में? तो कहा जाता है दोस्तों कि साहब ये जो हिमालय है, ये हिमालय है, इसके जो निर्माण है इसको लेकर यानी कई विवाद हुए हैं। कोई जो इनकी विशेषताओं के आधार पर, इनकी ऊंचाइयों के आधार पर, जो सिडनी जो बुराड हैं उन्होंने भी यानी इसके जो हिमालय के वर्गीकरण किया है वो देख लेते हैं पहले। तो यहाँ तक बातें समझ में आई होगी कि हिमालय पर्वतीय प्रदेश के बारे में बातें कर रहे हैं। तो जहाँ 7.5 करोड़ वर्ष पूर्व टेथी सागर हुआ करता था,
आज वहाँ क्या है, हिमालय है। यूरेशिया प्लेट और इंडियन प्लेट में टकराव पैदा होने से इसका निर्माण हुआ है। इसका निर्माण तृतीय काल में हुआ है, यानी टर्सरी युग में हुआ है। यह विश्व की सबसे नवीनतम मोरदार वर्लित पर्वत श्रृंखला है और यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला भी बताते हैं। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर है। और चौड़ाई कितनी बताते हैं, तो 150 से 500 किलोमीटर। और इसकी जो लंबाई बताते हैं वो कितनी बताते हैं, 2400 किलोमीटर बताते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट एक विद्वान था जिसका नाम क्या बताते हैं, तो सिडनी बुराड बताते हैं। क्या नाम बताते हैं, सिडनी बुराड। इस सिडनी बुराड ने कहा है कि साहब हम हिमालय को 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 4 भागों में बांटते हैं। अब भाई तू कितने भी भागों में बांट सकता है, ठीक है। उन्होंने कहा कि साहब जहां सतलज और जो सिंधु और सतलज नदियां बहती हैं, उस क्षेत्र में उन्होंने कहा कि ये तो साहब पंजाब या फिर यह कश्मीर हिमालय है। या तो पंजाब हिमालय है या फिर कश्मीर हिमालय, दोनों नाम दिए इन्होंने हिमालय। और ये भी बताया कि ये हिमालय है, ये 560 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, 560 किलोमीटर। और क्या कहा, और कहा कि इसकी जो सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है, तो K2 को बताया। किसको बताया, K2 को, यानी गॉडविन ऑस्टिन को। गॉडविन ऑस्टिन की जो ऊंचाई है वो 8611 मीटर है। दूसरी इसकी सबसे ऊंची चोटी बताई, वो कौन सी बताई, पहले तो K2 बता दी, दूसरा नंगा पर्वत। कौन सा बता दिया, नंगा पर्वत। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8126 मीटर, ठीक है। ये सिडनी बुराड का जो हिमालय का जो वर्गीकरण चल रहा है, इसमें इन्होंने कहा कि सिंधु और सतलज नदी जिस क्षेत्र में बहती हैं उसमें पंजाब और कश्मीर हिमालय है। और ये कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, 560 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी किसको बताया, K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन को बताया। और उसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत को बताया है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8126 मीटर। उसके बाद में दूसरा वर्गीकरण में इन्होंने बताया कि साहब जो सतलज और शारदा नदी, शारदा का मतलब यहाँ काली नदी, उसी को काली कहते हैं, उसी को शारदा कहते हैं, बहती है, उसको उन्होंने कहा कि ये कुमायूं हिमालय है। कौन सा हिमालय है, कुमायूं हिमालय। और ये कुमायूं हिमालय कहाँ है दोस्तों, तो ये उत्तराखंड वाले क्षेत्र को कहा है, उत्तराखंड, ठीक है। इन्होंने कहा कि इसकी जो लंबाई है ये कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, तो 320 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी बताई वो तो बताई, लेकिन बताई किसको, तो नंदा देवी को बताई। और नंदा देवी की ऊंचाई कितनी बताते हैं, तो 7817 मीटर बताते हैं, 7817 मीटर। उसके बाद में उन्होंने कहा क्या कि नंबर 3 जहां शारदा और तीस्ता नदी जिस क्षेत्र में बहती है उसको उन्होंने कहा, लेकिन नेपाल हिमालय नाम दिया। क्या नाम दिया, नेपाल हिमालय। और कहा कि इसका जो विस्तार है वो कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है,
तो वो कितने किलोमीटर क्षेत्र में बताया, तो 800 किलोमीटर क्षेत्र में बताया। इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो किसको बताया, वो माउंट एवरेस्ट को बताया, माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट और माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई बताते हैं दोस्तों वो 8,848 मीटर बताते हैं, 8,848 मीटर। दूसरी सबसे ऊंची चोटी बताया वो कंचनजंगा को बताया, जो सिक्किम में है। यह है भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी बताते हैं। वैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी किसको माना गया है, K2 को, गॉडविन ऑस्टिन को, लेकिन भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। और कहते हैं कि दोस्तों इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर बताते हैं। उसके बाद में नंबर 4 पे उन्होंने कहा कि तीस्ता और जो ब्रह्मपुत्र जो नदी बहती है, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र जो नदी बहती है उसको उन्होंने असम हिमालय नाम दिया है। कौन सा हिमालय नाम दिया है, असम हिमालय। और इन्होंने कहा क्या कि साहब जो असम हिमालय है ये कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, तो ये 720 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने किलोमीटर क्षेत्र में, 720 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी किसको बताया, नामचा बरवा की जो पहाड़ी है अरुणाचल प्रदेश में, उसको बताया। और उसकी ऊंचाई कितने बताते हैं, तो 7,756 मीटर बताते हैं, 7,756 मीटर। ये वर्गीकरण दिया है, ये सिडनी बुराड ने दिया है हिमालय का वर्गीकरण। यहाँ तक बातें समझ में आई क्या। उन्होंने कहा कि सिंधु और सतलज नदी जिस क्षेत्र में बहती है उसको पंजाब और कश्मीर हिमालय का नाम दिया है। और कहा कि ये कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, तो 560 किलोमीटर क्षेत्र में। इसकी सबसे ऊंची चोटी किसको बताया है, K2 को बताया है, यानी गॉडविन ऑस्टिन को बताया है। और गॉडविन ऑस्टिन की जो ऊंचाई बताते हैं वो 8,611 मीटर बताते हैं। दूसरी सबसे ऊंची चोटी किसको बताया है, तो नंगा पर्वत, जहाँ से हिमालय का प्रारंभ होता है, नंगा पर्वत से, सिंधु गार्ज से, और अंत कहाँ होता है हिमालय का, तो ये अरुणाचल प्रदेश की जो नामचा बरवा की पहाड़ी, वहाँ इसका हिमालय का अंत होता है, यानी ब्रह्मपुत्र गार्ज। ठीक है, हिमालय का प्रारंभ और अंत में लिखा दूंगा। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दूसरा उन्होंने बताया कि सतलज और शारदा नदी जिस क्षेत्र में बहती है उसको कुमायूं हिमालय यानी उत्तराखंड में है। सबसे ऊंची, ये कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, 320 किलोमीटर में। नेक्स्ट सबसे ऊंची चोटी किसको बताया, तो नंदा देवी को बताया है, 7,817 मीटर। और उसके बाद में शारदा और तीस्ता नदी जिस क्षेत्र में बहती है उसको उन्होंने नेपाल हिमालय नाम दिया है। ये 800 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और कहते हैं कि सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ये 8,848 मीटर। और उसके बाद में नेक्स्ट कंचनजंगा को 8,598 मीटर। उसके बाद में नेक्स्ट तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियां जिस क्षेत्र में बहती हैं उसको उन्होंने असम हिमालय नाम दिया। और कहा कि साहब ये कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, तो 720 किलोमीटर में। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नामचा बरवा की पहाड़ी है। कितनी ऊंचाई है, तो 7,756 मीटर। उसके बाद में नेक्स्ट है हिमालय का प्रारंभ कहाँ से होता है, हिमालय का प्रारंभ और अंत मैंने बता ही दिया। प्रारंभ कहाँ से होता है, तो प्रारंभ तो होता है, लेकिन भैया मैं कह रहा हूं कि जो सिंधु गार्ज से, सिंधु गार्ज से, यानी बोले तो नंगा पर्वत से, बोले तो JNK से, जम्मू कश्मीर से। इसका अंत कहाँ होता है, अंत होता है ब्रह्मपुत्र गार्ज।
ब्रह्मपुत्र गाज। और कहते हैं कि बोले तो नामचा बरवा की पहाड़ी, नामचा बरवा की पहाड़ी। बोले तो दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश आता है। कौन सा प्रदेश आता है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। अब ऊंचाई के आधार पर मैंने कहा कि इसके जो विभाजन है इसमें विवादास्पद स्थिति पैदा रही है। किसी ने 4 बताया है, किसी ने यानी किसी विद्वान ने उन्होंने नदियों के आधार पर किया है, किसी ने विशेषताओं के आधार पर, किसी ने निर्माण के आधार पर। ऊंचाई के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण, हिमालय का वर्गीकरण। ठीक है। ऊंचाई के आधार पर जो वर्गीकरण किया है इसने, उसमें नंबर 1 पे उन्होंने बताया है कि ट्रांस हिमालय। नंबर 1 कौन सा आता है? ट्रांस हिमालय। नंबर 2 उसने बताया कि महान हिमालय। कौन सा हिमालय बताया है? महान हिमालय। और नंबर 3 पे उन्होंने कौन सा बताया है? तो लघु हिमालय। कौन सा हिमालय? लघु हिमालय। और नंबर 4 पे तो बताया है दोस्तों लेकिन शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय बताया है? शिवालिक हिमालय। तो ये ऊंचाई के आधार पर इसका वर्गीकरण है। अब एक एक जो हिमालय का जो भाग माना गया है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले यानी हमने बात की कौन से हिमालय की? ट्रांस हिमालय की। तो देखते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों क्या कहा जाता है इसके बारे में। पहली बात तो ये कहा जाता है कि साहब ये अवसादी चट्टानों से निर्मित है। अवसादी चट्टानों से निर्मित है। चट्टानों से निर्मित है। निर्मित है। और क्या कहा जाता है? इसके उपनाम देख लो। उपनाम, अपनाम नहीं होता, वो उपनाम होता है। उपनाम इसी को कहा तो जाता है दोस्तों लेकिन तेथिस हिमालय कहते हैं। तेथिस। इसी को पर्रा हिमालय कहते हैं। पर्रा ही नहीं, इसी को तिब्बत हिमालय कहा जाता है। तिब्बत हिमालय। ठीक है। अब जो अवसादी चट्टानों से निर्मित है, ये अवसादी चट्टानें हैं, ये ट्रेजरी युग से प्रारंभ होके जो कैम्ब्रियन युग तक की चट्टानें पाई जाती है इस हिमालय में। ट्रेजरी युग से लेके कौन से युग तक की? कैम्ब्रियन युग तक की चट्टानें पाई जाती है इस हिमालय में। नेक्स्ट, इस हिमालय के बारे में और मैं बात करूं तो मूल रूप से ये मूलतः इसका जो विस्तार है, मूलतः विस्तार है वो तिब्बत में। कहाँ है दोस्तों? तिब्बत में। लेकिन तिब्बत के अलावा अन्य स्थान पर भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। अन्य स्थान पर अन्य विस्तार,
अन्य विस्तार है ये कहते हैं कि 3 राष्ट्रों में बताते हैं। नंबर 1 भारत में भी है, नंबर 2 पाकिस्तान में भी है, और नंबर 3 चीन में भी है। भारत, पाकिस्तान और चीन में इसे ट्रांस हिमालय है, इसका विस्तार देखने को मिलता है। भारत में इसका जो विस्तार है वो केवल लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख। जबकि पाकिस्तान में इसका जो विस्तार है वो गिलगित, बलूचिस्तान और पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर। जबकि चाइना में इसका जो विस्तार है दोस्तों वो जियांग क्षेत्र तक है। ठीक है, तो इसका जो विस्तार है वो भारत और पाकिस्तान और चाइना में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट, ये जो ट्रांस हिमालय है इसके बारे में मैं और बात करूं तो यहाँ कुछ नदियाँ बहती हैं, नदियाँ। और नदियाँ कौन कौन सी निकलती हैं ट्रांस हिमालय से? तो आपने कभी नाम सुना होगा सिंधु का। सिंधु ही नहीं दोस्तों, सतलज का नाम भी सुना होगा। और सतलज ही नहीं दोस्तों, बल्कि आपने नाम जरूर सुना होगा ब्रह्मपुत्र का। तो ये नदियाँ कौन से हिमालय से निकलती हैं? ट्रांस हिमालय से निकलती हैं। ऐसे ट्रांस हिमालय में कुछ पर्वत श्रृंखलाएं भी, पर्वत श्रेणियाँ भी हैं। श्रेणियाँ, उसमें कहते हैं कि नाम आता है वो कारा कोरम का नाम आता है। काराकोरम ही नहीं, जास्कर का नाम आता है। जास्कर ही नहीं, लद्दाख का नाम आता है। और लद्दाख ही नहीं, कैलाश पर्वत का नाम आता है। कैलाश पर्वत, ये श्रेणियां भी इसी हिमालय में देखने को मिलती हैं। और क्या है? इसी हिमालय में कुछ ग्लेशियर हैं। ग्लेशियर का मतलब मैंने बता दिया था कि जो बर्फ़ से ढके हुए जो पहाड़ होते हैं उसको क्या कहा जाता है? ग्लेशियर कहा जाता है। ग्लेशियर में कहते हैं कि आपने कभी नाम सुना होगा सियाचिन ग्लेशियर। और ये सियाचिन जो ग्लेशियर है, ये जो नुब्रा जो नदी है, नुब्रा कौन सी बताते हैं? नुब्रा जो नदी है उस नदी की घाटी में स्थित है। घाटी, आपने कभी नाम सुना होगा बालटोरा ग्लेशियर है। ये बालटोरा है, एक बियोफा, बी यो या फा या बियोफा, बियोफा, ये हैं, ये सिंगार नदी बताते हैं। सिंगार नदी, उस नदी की घाटी में। एक बताते हैं हिस्पर ग्लेशियर। कौन सा? हिस्पर। और ये कहते हैं कि साहब जो हुंजा नदी है, कौन सी नदी? हुंजा नदी। यूँ कहा गया है कि 1906 में इसका सर्वप्रथम जो अध्ययन किया था उसका नाम था सवेन हैरिस। क्या नाम था? सवेन हैरिस ने इसे ट्रांस हिमालय का अध्ययन किया था। और उसने तो कहते हैं कि इस हिमालय को मध्य एशिया की रीढ़ कहा है। मध्य या उच्च एशिया की, एशिया की क्या कहा है? रीढ़, रीढ़ कहा है। मध्य की नहीं है, उच्च एशिया की रीढ़ कहा है। उच्च एशिया की क्या कहा है? रीढ़।
ठीक है। कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं बल्कि इसी ट्रांस हिमालय के बारे में मैं बात करूं तो यहाँ सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 बताते हैं, यानी गॉडविन ऑस्टिन। कौन सी बताते हैं? गॉडविन ऑस्टिन। ये जो लद्दाख श्रेणी है, ये एक तो सिंधु नदी और एक नदी और बताते हैं जिसकी सहायक नदी है श्योक नदी। ये दोनों नदियां हैं, इनके मध्य जल विभाजन का कार्य करती है। कौन सी? लद्दाख श्रेणी विभाजन का कार्य करती है। ठीक है। ये लद्दाख श्रेणी है, यहाँ विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है जिसका नाम बताते हैं राकापोसी। क्या नाम बताते हैं? राकापोसी। और इसकी जो ऊंचाई बताते हैं वो 7,748 मीटर बताते हैं। 7,748 मीटर। और मैं बात करूं तो ये जो काराकोरम है, ये तुर्की भाषा का शब्द है। इसका अर्थ बताते हैं काला पर्वत, लेकिन इसको प्राचीन समय में यानी कृष्णा गिरी के नाम से जाना जाता था। और जो सीनोजोइक जो युग है उसमें इसका नाम क्या पड़ा था? काराकोरम पड़ा था, या काराकोरम रखा गया था। ये यहाँ तक बातें समझ में आई क्या ट्रांस हिमालय के बारे में? देखो एक बार और देख लेते हैं। ट्रांस हिमालय हमारा जो टॉपिक है, यानी हिमालय के जो पोर्शन है, भाग है, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालय। इस ट्रांस हिमालय का जो निर्माण है वो यूं कहा जाता है कि हिमालय से पहले इसका निर्माण हो गया था। ठीक है। इसके बारे में यूं कहा गया कि साहब ये अवसादी चट्टानों से निर्मित है, और वो चट्टानें ट्रेजरी युग से लेकर कैम्ब्रियन युग तक की बताते हैं। इसके उपनाम इसी को टेथिस हिमालय, पर्रा हिमालय, तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। मूलतः इसका विस्तार तिब्बत में है। अन्य विस्तार में कहते हैं कि भारत में लद्दाख में, पाकिस्तान में गिलगित और बलूचिस्तान, और पीओके में, चीन में कहाँ जिंजियांग तक है। ऐसे हिमालय के बारे में बात करें तो जो सवेन हैरिस ने है, इन्होंने इसका अध्ययन किया और इसको एशिया की क्या कहा है? रेड कहा है। नदियाँ इसी हिमालय से सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियाँ निकलती हैं। पर्वत श्रेणियों में काराकोरम का नाम आता है, जास्कर का नाम आता है, लद्दाख का नाम आता है और कैलाश पर्वत का नाम आता है। इसी काराकोरम श्रेणी में कहते हैं कि साहब जो भारत की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, जिसका नाम आप स्वयं को पता है कौन सी है? K2 या गॉडविन ऑस्टिन। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं, जो लद्दाख श्रेणी है वो सिंधु और उसकी जो सहायक नदी श्योक है, इन दोनों के मध्य जल विभाजन का क्या करती है? कार्य करती है। कुछ ग्लेशियर हैं, सियाचिन जो ग्लेशियर है वो सबसे ऊंचा ग्लेशियर बताते हैं, नुब्रा घाटी में स्थित है, नदी घाटी में स्थित है। बाल्टोरा और बियोफा है, ये सिंगार नदी घाटी में स्थित है। जबकि जो हिस्पर है ये हुंजा जो नदी है उसकी घाटी में स्थित है। तो यहाँ तक बातें समझ में आई क्या? बाकी जो चर्चा करेंगे महान हिमालय के बारे में वो नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।